हेलो फ्रेंड्स। अक्सर हम डिबेट डिस्कशन में सुनते हैं कि हिस्ट्री पढ़ के क्या होगा। हिस्ट्री का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है हमारा जीवन में। तो चलिए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री पढ़ के क्या होगा, एक्चुअली हिस्ट्री है क्या और हमारा सिलेबस में कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में हिस्ट्री पढ़ के क्या होगा। तो दोस्तों पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री क्या है। एक्चुअली हिस्ट्री है डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू मेक ए बेटर फ्यूचर। हिस्ट्री क्या है कि एक अतीत का अध्ययन है प्रेजेंट में ताकि एक बेहतर फ्यूचर बना पाए। अगर ह्यूमन बीइंग को प्रोग्रेस करना है, डेवलप करना है तो हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम ह्यूमन डेवलपमेंटल क्रोनोलॉजी को नहीं समझेंगे तो हम बेहतर फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। इतिहास सीखने के लिए पढ़ना है, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है ह्यूमन बीइंग का दर्पण, अर्थात मानव को अगर डेवलप करना है तो हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू मेक ए बेटर फ्यूचर, तो इसीलिए हिस्ट्री को अध्ययन किया जाता है। चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे। कि अगर मान लिए हर गलती अगर हम खुद करके आगे बढ़ेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर ह्यूमन बीइंग को डेवलप करना है तो कुछ गलतियां दूसरों से भी सीखना चाहिए कि दूसरों ने गलती कर रहा है तो वो गलती हम ना करें, हम रिपीट ना करें। अगर हमसे भी कुछ गलती हो जाता है तो अलग से होना चाहिए, एक न्यू मिस्टेक होना चाहिए, लेकिन जो हमेशा होते रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें हिस्ट्री सिखाता है कि अगर ह्यूमन बीइंग को डेवलप करना है, क्रोनोलॉजी को आगे बढ़ाना है तो हमें हिस्ट्री क्या करना है, हमें हिस्ट्री को एक टीचर गाइडेंस की तरह पढ़ना है। टीचर क्या करेंगे, हमें जैसे गाइड करता है एक स्टूडेंट को कि किस तरह से पढ़ाई करना है, अपने लाइफ करियर को कैसे डेवलप करना है, इस तरह से हिस्ट्री भी क्या करेंगे, हमें सिखाएंगे कि जो मिस्टेक किया गया हिस्ट्री में, जो हम इस धरती में जितने रूलर्स आए हैं, अपना रूल किया अपना सिटीजन्स के ऊपर, तो उसके अंदर क्या कनेक्टिविटी था, उसके रिलेशन क्या था, क्या डेवलपमेंट था, उसका कल्चर क्या था, सोसाइटी क्या था, ये सारी चीज़ हमें क्या हिस्ट्री के अंदर जानने को मिलता है। तो इसीलिए क्या किया गया, इस चीज़ को, इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो हमें हिस्ट्री से सीख पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। तो आपको हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझाने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री एक्चुअली किस तरह से हमें गाइड करता है। क्योंकि देखिए हम ऐसा भी तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमें ये इस वीडियो में जानना पड़ेगा कि क्यों हमेशा ही हिंदुस्तान लूटता रहा, क्यों बाहर ही आके हिंदुस्तान को कब्जा करते हैं, लूट के जाता है, उनमें से कोई यहाँ पे बसना शुरू कर देता है। तो क्यों, अगर बार बार इतना एक रिच कंट्री जिसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, इसको आता है, लूटता है, फिर चले जाता है। तो हमें हिस्ट्री से पता लगता है कि हिस्ट्री जो हिंदुस्तान में हमें पता चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे हिंदुस्तान के उस आदमी बहुत डेवलप था, वो ट्रेड भी एक्टिविटी, टाउन प्लानिंग, रिजर्वर और बहुत सारे हमें पढ़ने को मिलता है। तो हिस्ट्री हमें देखेंगे कि उसके बाद से आर्यन इन्वेजन होता है, आर्यन के बाद फिर आते हैं ग्रीक आते हैं, बैक्ट्रियन आते हैं, पर्शियन, फिर उसके बाद हून, शॉक, उसके बाद फिर पारसियन, तुर्क, मुगल, फिर लास्ट में अंग्रेज आते हैं। तो इसमें सारे लोग आते हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान का बन जाता है। इनमें से हमें देखने को मिलेगा जो कुछ हिंदुस्तान को लूट के ले जाता है, इनमें से होता है ग्रीक, उसके बाद हुना, उसके बाद देखने को मिलता है महमूद गजनी, उसके बाद फिर आते हैं नादिर शाह, अब्दाली, अंग्रेज और मंगोल, तैमूर। ये सारे लोग आते हैं और हिंदुस्तान को डिस्ट्रॉय करके चले जाता है, लूट के लिए चले जाता है। तो क्यों होता है? तो इसमें हमें हिस्ट्री से सीखने को मिलेगा कि हिस्ट्री की हमें देखने को मिलता है कि जब भी हिंदुस्तान की जो सेंट्रल पावर कमज़ोर होता है और रीजनल पावर डेवलप होता है, स्ट्रांग होता है और आपस में वॉर छिड़ जाता है, आपस में टकराव लगे रहता है, तनाव रहता है, इस मौके को फ़ायदा उठा के बाहरी ताकत हिंदुस्तान में आते हैं और लूट के फिर वापस चले जाता है। तो ये हमें देखने को मिलेगा। तो जब भी देखा कि हिंदुस्तान का स्ट्रांग पावर जब भी रहा, जैसे हमें देखते हैं प्री मौर्यन में जब नंद वंश हुकूमत करते थे तो उनके पास ह्यूज आर्मी था।
जब अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान को अटैक करने का साहस नहीं कर पाया। फिर उसके बाद हमें मौर्यन के टाइम में भी देखता है कि मौर्यन एक स्ट्रॉन्ग हिंदुस्तान बनाते हैं और एक ट्रेड डेवलप, अर्बनाइजेशन बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। तो क्यों? कि उस टाइम में सेंट्रल पावर डेवलप हो रहा था, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, तो पूरा हिंदुस्तान को हुकूमत कर पाया। तो जब भी हमें देखने को मिला कि सेंट्रल पावर कमज़ोर हुआ, तभी बीच-बीच में आके बाहरी ताकत ने हिंदुस्तान को लूटने की कोशिश किया। हमें देखते हैं जब हुन आता है, जब गुप्त लास्ट जो राजा महाराजा थे, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। धीरे-धीरे साम्राज्य टूट टूट रहा था, तो उस मौके को फ़ायदा उठा के हुना ने अटैक किया हिंदुस्तान, मैसिव डिस्ट्रॉय किया। तो इस तरह से हमें हिस्ट्री को पॉलिटिकल एंगल के हमें सीख लेना पड़ेगा। इकोनॉमी, अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो जैसे हम मौर्यन के डायनेस्टी टाइम में देखते हैं कि हिंदुस्तान इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत डेवलप इंडस्ट्री है। हम लोगों ने उस टाइम में वुमेन्स का पोजीशन भी बहुत अच्छा था, क्योंकि वो हैंडलूम काम कर रहे थे और उस टाइम रोम और अदर्स प्लेस में ट्रेड करते थे। और उस टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी, गवर्नमेंट मिशनरीज को सैलरी भी कैश में देते थे। तो ये हमें पता चलता है कि एक किस तरह से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी था। लेकिन वही चीज़ हम देखेंगे जब जैसे-जैसे अर्बनाइजेशन से फिर रूरलाइजेशन हो रहा है गुप्ता के टाइम में, क्योंकि उसमें ट्रेड एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो रहा है, डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो उस टाइम में देखें कि रोम के साथ जो ट्रेड था, तो उस ट्रेड एक्टिविटी नहीं हो रहा था। एम्परर के पास खजाना का अभाव था, तो इसकी वजह से क्या कर रहे थे, वो इकोनॉमी को रूरलाइजेशन कर रहे थे। उस टाइम हमें देखने को मिलता है कि सिटी से लोग विलेज की ओर जा रहे हैं, सामंत व्यवस्था आ रहे हैं। तो उस टाइम में कोड़ी में जो आज हम बोलते हैं ना, तो तुम्हारा 2 कोड़ी के औकात नहीं है। तो ये जो कोड़ी, मतलब वो इसमें ट्रेड हो रहा, कोड़ी में ट्रेड होता था। तो इस ऐसा इकोनॉमी हालत हो गया था। तो ये भी हमें हिस्ट्री को में देखने को मिलता है कि एक ट्रांजिशन, सोसाइटी का जो इकोनॉमी ट्रांजिशन किस तरह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। क्योंकि अब ये मौर्यन के टाइम में देखो, जैसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, अर्बनाइजेशन देख रहे हैं। फिर गुप्त के टाइम में वो अर्बनाइजेशन टूट रहा है, रूरलाइजेशन हो रहा है, लोग रूरल की ओर भाग रहे हैं और एग्रीकल्चर के ऊपर ह्यूज प्रेशर आ रहा है। तो इस तरह से इकोनॉमिकली एक्टिविटी हम भी देखने मिलता है। सोसाइटी में भी चेंज आता है। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो किस तरह से गुप्त काल में सती प्रथा हिंदुस्तान में आता है, क्योंकि उस टाइम में जो एक हस्बैंड की चिता में वाइफ को अपना दाह करना पड़ता था, अपना को त्यागना था। तो इस तरह से कि क्यों देखते हैं कि किस तरह से सोसाइटी भी ट्रांजिशन हो रहा है। और उस टाइम में हमें सोसाइटी में एक ह्यूमन कैटेगरी में चंडाल भी देखते हैं, जिसका हालत बहुत गंभीर था। वो सोसाइटी की एकदम बिल्कुल आउटसाइड में रहते थे और उसको किस तरह से सोसाइटी में एक डिसरेस्पेक्ट था। सोसाइटी में उसको कोई इज्जत नहीं था। एक उसको हमें फाइन की किताबों से हमें पता चलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोसाइटी को किस तरह से ट्रांजिशन होता है हिस्ट्री में। तो हमें देखा रिलीजन भी रिजिड होते जा रहा है तो इस तरह से पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, एडुकेशनली, इकोनॉमिकली एक सोसाइटी को ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है। तो हिस्ट्री यही सिखाता है कि जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे उस टाइम का हर चीज़, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर, तो हमें प्रेजेंट को समझना आसान होगा और एक बेहतर फ्यूचर बना पाएंगे ह्यूमन बीइंग को डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से हम देखेंगे और एक एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे कि जब भी हिंदुस्तान में दास वंश जब हिंदुस्तान में अपना सपना देख रहे थे दिल्ली सल्तनत बनाने का, दिल्ली में हुकूमत करने का, तो उस तरह इल्तुतमिश ने किस तरह से अपने पूरा हिंदुस्तान में, जब एक सपना था, मोहम्मद घोरी का क्या एक सपना था हिंदुस्तान को हुकूमत करने का, लेकिन जब सत्ता इल्तुतमिश के पास आता है, तो इल्तुतमिश के पास अगर वो हिंदुस्तान से वापस जाता है तो वहाँ पे तुर्की में जाके वो गुलाम बनना पड़ता है। अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो शहंशाह रहेंगे। तो हिंदुस्तान में वो उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान को एक सपना, नवजात, जस्ट एक इमेजिन, उसको कैसे प्रैक्टिकल में एक सल्तनत के रूप दिया। तो ये चीज़ हमें हिस्ट्री से सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम देखेंगे इल्तुतमिश
जिस तरह से एक हिंदुस्तान को उन्होंने हुकूमत किया, उसी से हमें को मिलते-जुलते लगेगा कि नेहरू जी भी बहुत बड़ा हिस्ट्रियन थे। वो भी जब हिंदुस्तान को हुकूमत करते हैं, जब अंग्रेज़ चले जाते हैं, दोनों के पास सेम सिचुएशन है और किस तरह से दोनों ने सिचुएशन को हैंडल करते हैं और एक बेहतर हिंदुस्तान बना पाते हैं। तो देखते हैं एक-एक करके कि जब इल्तुतमिश जब सिंहासन में बैठा तो उनके पास चैलेंज था, इंटरनल चैलेंज कि क्योंकि वो उसको सबको लेके एक मजबूत सिंहासन में विराजना है और हुकूमत करना है। तो उसके लिए क्या करना है, चालीसा बनाया। उसने तुर्क और अदर्स जो नॉन इंडियन उसको भी इंडियन, नॉन इंडियन सबको भी उसने अपना मंत्रिपरिषद में जगह दिया, चालीसा बनाया और इस तरह से उन्होंने इंटरनल मैटर को हैंडल किया और चैलेंज को फेस किया। इस तरह से नेहरू जी भी जब हम देखते हैं कि उन्होंने भी जब अपना कैबिनेट बनाया, तो उस कैबिनेट में जो पक्ष-विपक्ष सबको साथ दिया, जैसे अम्बेडकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सबको उन्होंने जगह देता कैबिनेट में और एक इंटरनल स्टेबिलिटी पैदा करता है। तो फिर हम देखते हैं कि जब वो भी जब उस टाइम में तो बहुत बड़े सामंत थे, हिंदुस्तान में सब नॉन मुस्लिम थे, तो उससे कैसे चैलेंज निपटा जाए? तो उन्होंने क्या बनाया, इक़्तिदार बनाया, क्योंकि एक बदमाश को निपाटने के लिए दूसरे बदमाश को नियुक्त करना। तो इस तरह से जब राजा महाराजा हिंदुस्तान में रजवाड़े थे लगभग 565, उस समय किस तरह से नेहरू जी वल्लभ भाई पटेल के टैक्टिक से उस 565 रजवाड़े को एक किया और सबको हिंदुस्तान में मिलाया। तो इस तरह से इंटरनल मैटर को भी एस्टेब्लिश किया था। और उस समय इल्तुतमिश के पास हम जैसे फॉरेन पॉलिसी भी देखते हैं कि जब ख़्वारिज़्म के शासक जलालुद्दीन मंगवरनी हिंदुस्तान आते हैं शरण लेने में, जब मंगोल उसको दौड़ा रहे थे, तो उस टाइम इल्तुतमिश ने डिप्लोमेटिकली उसको जगह नहीं दिया हिंदुस्तान में। अगर वो जगह दे देते और मंगोल अटैक कर देते तो हिंदुस्तान तबाह हो जाते। उसी तरह से हम नेहरू जी की भी देखते हैं कि उसने नैम बनाते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसमें वो गुटनिरपेक्ष मूवमेंट में क्या करते हैं कि वो उस जब वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वर्ल्ड टू डिवाइड हो रहे थे, एक कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट लीड कर रहे थे रसिया, कैपिटलिस्ट यूएसए, तो इन दोनों में टसल चल रहा था। दोनों एक आइडियोलॉजी पूरा वर्ल्ड में फैलाना चाहते थे, लेकिन हिंदुस्तान उस समय की ज़रूरत था एजुकेशन, उसके लिए फूड, शेल्टर। तो उन्होंने क्या किया, इसमें शामिल नहीं किया, एक तीसरा फॉरेन फ्रंट खोला, जिसमें उन्होंने बहुत थर्ड वर्ल्ड को इकट्ठा किया ताकि वो कोई भी गुट में शामिल ना हो और अपना कंट्री को डेवलप कर पाए, सबके साथ उनका रिश्ता रख पाए। तो इस तरह से नैम बनाया, जिस तरह से इल्तुतमिश ने ख़्वारिज़्म के शासक जलालुद्दीन मंगवरनी को हिंदुस्तान में शरण नहीं दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं जैसे इल्तुतमिश ने अपना योग्य उत्तराधिकार अपना बेटी को चुना था, उस तरह से हमें भी नेहरू जी की भी देखते हैं कि अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को भी वो अपना फ्यूचर उत्तराधिकार बनाते हैं और जैसे साबित होता है बाद में हिंदुस्तान का आयरन लेडी हम सब जानते हैं। तो इस तरह से उन्होंने, जैसे इल्तुतमिश ने एक सपना था नवजात स्टेट को एक अपना रियलिटी में रूप दिया, उसी तरह से नेहरू जी भी रियलिटी में और हिस्ट्री से सीख के उन्होंने भी इस तरह से बनाया। अगर ऐसा नहीं करते तो आप देखिए एक साथ लगभग पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका लगभग एक साथ आज़ाद हुआ था, फ्रीडम हुआ था ब्रिटिश सरकार से। लेकिन वो चीज़ हमें देखने को मिलता है कि जैसे आज भी देखते हैं कि पाकिस्तान के पास खाने का नहीं है, खाने की मोहताज है। आज वो भी सेम जैसे 1882 में जैसा हालत में था म्यांमार, वही सेम टू सेम आज भी है, उसके पास खाने का नहीं है, भूखमरी है, एजुकेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। वही सिचुएशन पे आज हिंदुस्तान में नेहरू जी की जो विज़न था कि उन्होंने आईआईटी बनाया, उसमें एजुकेशन में उन्होंने फूड, शेल्टर, हर चीज़ में इंडस्ट्री डेवलपमेंट में ध्यान दिया। तो आज हमारा यही आईआईटी से निकल के बड़े-बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्री के सीईओ से लेके फाउंडर से लेके बहुत सारे, मतलब जैसे सुंदर पिचाई से लेके बहुत सारे उसका आज एग्जांपल है। और आज हिंदुस्तान इसरो इसरो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है साइंस टेक्नोलॉजी में आगे, क्योंकि ये अगर हम हिस्ट्री से नहीं सीखते तो कभी आगे नहीं बढ़ पाते और एक वैसा ही सिचुएशन रह जाता जिस तरह से आज पाकिस्तान है, श्रीलंका के साथ हुआ, म्यांमार। तो ये हिस्ट्री क्या है, सीखने का चीज़ है, जानने का चीज़ है। हिस्ट्री क्या करता है, ह्यूमन बीइंग को गाइड करता है कि वो आपका जो पूर्व पुरुष जो गलती किया वो गलती प्रेजेंट में रिपीट ना करे और बेहतर फ्यूचर बना पाए। तो इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। हम इस वीडियो में समझाने की कोशिश किया एक दो एग्जाम्पल के ज़रिए कि किस तरह से इतिहास से सीखा जाता है और इतिहास से एक बेहतर
ह्यूमन बीइंग बना जाता है, एक बेहतर कंट्री बना जाता है। तो इस तरह से एक इतिहास हिस्ट्री क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग को गाइड करता है। तो इसीलिए आप हमें ये नहीं कहते कोई भी सब्जेक्ट बुरा है, साइंस, टेक, अ, कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अपना लिटरेचर, एवरी सब्जेक्ट इज़ हैव स्ट्रेंथ एंड हैव एवरी सब्जेक्ट इज़ इम्पोर्टेंस अपना-अपना फ़ील्ड में। लेकिन हिस्ट्री भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कोई भी सेक्टर में डेवलप करना है, अगर हम टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस जानना है, तो किस तरह से चाका आविष्कार से लेके नाव से लेके फिर धीरे-धीरे बैलगाड़ी से लेके किस तरह से ट्रेन, जहाज, अ, आज एरोप्लेन से लेके डेवलपमेंट, रॉकेट, ये सारी चीज़ कहाँ से आया, तो वो क्रोनोलॉजी हमें समझने में हेल्प करेगा। इस तरह से तो हमें हिस्ट्री जानने में भी मदद करे। हिस्ट्री में हिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर्स। लेकिन एक चीज़, ये हिस्ट्री को कभी भी रिलीजन के एंगल से नहीं पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री हमेशा हिस्ट्री की तरह पढ़ना है, क्योंकि अगर हम रिलीजियस एंगल से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कभी डेवलप नहीं करेंगे कर पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हमारा सोसाइटी में उसके लिए टसल होगा, एक फाइटिंग होगा, एक आइडियोलॉजी से लड़ाई होगा। तो इस चीज़ को हमें नहीं रिपीट करना है। तो हिस्ट्री भी सिखाते हैं बहुत कुछ। तो दोस्तों, हम एक दो एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की, और आगे फिर हम ज़रूर इसको और भी ले चलाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हिस्ट्री पढ़ के क्या होगा और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।